सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। नाम निहाद रियासत मदीना में आवाम के साथ मजाक एक मरतबा फिर फरमाया गया और वो भी सरकारी सरपरस्ती में। कराची में जो गुज़िश्ता बारिशों के सीज़न में 30 अमवात हुई थी, वो अमवात शायद रंग ले आई हैं। हुकूमत को ऐसा लगता है ये गालिबन नेपरा को ये गुमान होगा। नेपरा ने 30 अमवात का जुर्माना इमरान खान साहब नेपरा क्यों लगा रहे हो भाई? 5 करोड़ रुपए देकर केएससी को, बल्कि के इलेक्ट्रिक को फारिग कर दिया है। हालांकि आप के इलेक्ट्रिक कहें, केएससी कहें, कुछ और कहें, बात तो सारी वही है। इस मरतबा भी वही हुआ जो पहले होता रहा है। एक मरतबा फिर सुनवाइयाँ की गई, पेशियाँ हुई, कुछ लोग आए, कुछ लोग गए। जाहिर है कि फिर मामलात भी हुए होंगे, जिसका नतीजा ये निकला कि के इलेक्ट्रिक को 5 करोड़ रुपए जुर्माना दे करके वो फारिग कर दिया गया है। नेपरा को अपने तौर पर, या नेपरा के चेयरमैन को, या डीजी को, या पता नहीं जो भी ऊपर बैठा है, उसको ऐसा लग रहा होगा उसने बहुत तोप चलाई है। हालांकि लॉजिक, कॉमन सेंस, 2 और 2 4। के इलेक्ट्रिक अपनी जेब से तो देगी नहीं, उसने एक कराची के आम आदमी की जेब में हाथ डालना है और उसके बाद निकाल करके अपने जो है वो जुर्माना दे देना है। और इसके बाद के इलेक्ट्रिक को 30 ज़रब 2 60 अमवात का लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद नेपरा क्या झक मारेगी, फिर 10 करोड़ जुर्माना कर दिया जाएगा। और ये बात भी बैद कयास नहीं है कि ये जुर्माने, ये मामलात, ये सारी चीज़ें जो डोल ड्रम्स में रखी जाती हैं, ये सब जो होता है ये अंडर द टेबल कार्रवाइयों का शाखसाना होता है। मतलब पाकिस्तान में कोई बात अनोखी कैसे हो सकती है? ये बात मैं मुतअद्दिद मरतबा अपने प्रोग्रामों में कह चुका हूं। आप ये देखिए, नवाज शरीफ का दौर हो, जरदारी का दौर हो, या मदीना वाले इमरान खान साहब का, के इलेक्ट्रिक पर हुकूमती नवाजिशात जो कि हरगिज फी सबीलिल्लाह नहीं, 1,01%, जो कि हरगिज फी सबीलिल्लाह नहीं। के इलेक्ट्रिक भी वही, अवाम की जिंदगियों के साथ फुटबॉल का खेल भी वही। नवाज शरीफ साहब के दौर में मुझे अच्छी तरह से याद है कराची वालों पर जो गुजरी थी अलमान अल हफीज, कराची में टूटकर गर्मी पड़ी थी, हीट स्ट्रोक, हजारों अमवात हुई थी। और नवाज शरीफ साहब मदीने में नवाफिल की अदायगी कर रहे थे। उस वक्त ये गालिबन वो उन चंद मौके में से एक मौका था जब पाकिस्तान में सिराजुल हक जैसा लीडर भी मौजूद नहीं था। कराची वाले सुबह शाम जनाजे उठा रहे थे कि इलेक्ट्रिक थी, यहां पे एक मुंतखब सरकार भी थी, लेकिन उस वक्त भी सबने आंखें बंद कर रखी थी। आपको लगता है कि ये ऐसे ही हो गया होगा? आपको लगता है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो किसी ज़माने में अमीरुल मोमिनीन बनने के ख़ब्त में मुब्तला थे, उन्होंने ऐसे ही आंखें बंद कर रखी होंगी? मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं। चलिए अब मैं एक आड़ ले लेता हूं। ये कार खैर फी सबीलिल्लाह हो रहे होंगे किसी कौम में। वो जो इमरान खान साहब कहते थे किसी कौम में, किसी मुहज़्ज़ब कौम में, मैं ज़रा पूछना चाहता हूं उनसे, जिस कौम में आप रह करके आए हुजूर, उस कौम में 30 जनाजे उठाने के बाद ये सब कुछ होता था जो आप यहां कर रहे हैं? कभी आप करप्शन के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, कभी आप रियासत मदीना को नजराना पेश कर रहे होते हैं। मिसालें आपके पास बिल गेट्स की हैं, मिसालें आपके पास और पता नहीं किसकी हैं। ये जो आपकी नाक के नीचे हो रहा है, मुस्तफ़ा कमाल मेरे प्रोग्राम में कह करके गए, मैंने 3 मरतबा 3 प्रोग्रामों में मुस्तफ़ा कमाल का नाम ले लेकर के दुआई दी। आपने ना मुस्तफ़ा कमाल को कोर्ट कचहरी में घसीटा, ना आपने एक ट्वीट किया। अच्छा, खान साहब और खान साहब के वुज़रा, एक वो हैं अब तक 56, उनको अल मदीना चल मदीना के अलावा दुरूद शरीफ से वो अपनी सुबह का आगाज़ करते हैं और उसके बाद देख झूठ पे झूठ, सुबह शाम झूठ पे झूठ। उनको किसी ज़माने में ये था कि जी रियासत में अगर कोई बेमौत मारा जाए तो उसका, रियासत का हुक्मरान जो है वो उसका जिम्मेदार होता है। अल्लाह ताला को मुंह पे एक ज़बरदस्त किस्म का तमाचा रसीद करना मकसूद था। ये अलग बात कि उन्हें उस तमाचे की गूंज महसूस नहीं हो रही, क्योंकि इक़्तिदार में आने के बाद कोई पहला आदमी थोड़ी है वो जो अंधा हो गया है या जिससे अल्लाह ने बसारत छीन ली है। उन्हें बस महसूस नहीं हो रहा
उन्हें महसूस नहीं हो रहा कि ये उनके साथ हुआ क्या है। एक और मौसूफ हैं जो अपनी टूटी फूटी उर्दू में एन गैन अजीब अजीब बातें अफलातून बन करके कौमी असम्बली में दूसरों को टफ टाइम दे रहे होते हैं बिला वजह में, बिला वजह। उनको भी एक वजारत दे करके और मामला आप समझ रहे होंगे, उनको भी अब ट्वीट करते नहीं बन रही। एक और मौसूफ हैं वो भी सुबह शाम ट्वीट दागते हैं, उनको भी ट्वीट करते नहीं बन रही। और खान साहब का ट्वीट तो आप पूछिए ही नहीं, वो तो और जाहिर है कि मदीने के ख्वाब देखने में लगे हुए होंगे। खान साहब फरमाते हैं कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, कश्मीरी कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता बख्शो हमें भाई, अपने लोगों को देख लो, ये खड़े हैं, बैठे, लेटे, सोए हैं, जागे हैं, किबला रू बैठे हैं, इससे कुछ नहीं होना, कख भी नहीं होना। एक तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा में की और उसके बाद एन गैन। कराची नहीं संभल रहा, कश्मीर से दस्तबरदारी का इंदिया नहीं दे रहा हूं मैं, हुकूमत को सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन कश्मीर कैसे संभालोगे पहले कराची वालों को तो देख लो। तुम्हारी तख्त के नीचे 30 लाशें पड़ी हैं भाई, न्यू बिला वजह के वाली रियासत मदीना नाम नेहाद, चेक तो करो। हजरत उमर फारूक का दौर याद था जब तक वजीर आजम नहीं बने थे, लेकिन वजीर आजम बनते ही याददाश्त चली गई, भूल गए। वो दजला के किनारे वो कुत्ता जिसकी मिसालें याद कर करके और जलसों में सुनाया करते थे, भूल गए। और कराची तो वैसे भी अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कराची वाले बेहिस हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन कराची वैसे भी हर हुकूमत की प्रायोरिटी में सबसे नीचे है। खाना कमाना सबने कराची से है, जब कराची वालों को अपनी नहीं पड़ी तो जाहिर हुकूमतों को क्या पड़ेगी। खान साहब हाथ डालने के नहीं, क्योंकि जाहिर है अपना टेन्योर और बहुत सारे मामलात हैं। भुट्टो वाले वो कह रहे हैं जी 18वीं तरमीम, तो गोया अब अगले सीजन में एक मरतबा फिर कराची वाले तैयार रहें, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह, अल्लाह ताला वो वक्त ना लाए, लेकिन बहरहाल सिर्फ अल्लाह मियाँ पे बात को ढकेल करके होना हमारा कुछ नहीं है। इस दफ़ा 30 हैं, अल्लाह ताला रहम करे। और उन बच्चों के, उन लोगों के माँ बाप से, उनके अज़्ज़ा, उनके अकरबा से मैं ये दरख्वास्त ज़रूर करता चलूँ, हुजूर आप ये समझिएगा कि आपने वो बच्चे पैदा ही नहीं किए। ये बड़ी कठिन, आपको कठोर बात लग रही होगी। अभी यूथी मुझे प्रोग्राम के दौरान ही इंशाल्लाह गालियां देना शुरू कर देंगे, उनको लगता है कि वो मुझे गाली देकर के चुप करा लेंगे। नून लीग नहीं चुप करा सकी अपने दौर में, तो ये क्या कराएंगे बेचारे। रियासत मदीना, आगे बढ़ते हैं। सदर मोहतरम फरमाते हैं किसी एहतसाब ताकतवर आदमी से शुरू होना चाहिए। मेरा एक मशवरा है कि हुजूर वाला पहले वो जो आपने एक इम्यूनिटी ली है वो पार्लियामेंट हमला केस में, काइंडली उसे वापस कर दीजिए। उसके बाद फिर चेयरमैन नैब से इस्तदा होगी बहैसियत एक आम पाकिस्तानी कि हुजूर ज़रा शुरू कीजिए, क्योंकि मशवरा उन्हीं की तरफ से आया है। फरमाते हैं कि माजी में वोट खरीदा गया, हुजूर अपोजिशन भी यही कहती है, अब आप फिर तस्दीक कर रहे हैं। चलिए आप कह रहे हैं तो माने लेते हैं कि पिछली दफ़ा वोट खरीदे गए थे। रियासत नाम निहाद बल्कि रियासत मदीना में मदीना अल मदीना चल मदीना करने वालों की असलियत एक मरतबा फिर बेनकाब हुई है। हज दरखास्तों पर बैंकों से सूद, जी हाँ दोबारा कहता हूँ, हज दरखास्तों पर बैंकों से सूद लेने का इंकशाफ हुआ है। और ये इंकशाफ मैंने नहीं किया, ये इंकशाफ किसी अरे गैरे नत्थु खैरे ने नहीं किया। ये इंकशाफ एक बाशरा माशाअल्लाह वज़ीर नूरुल हक कादरी साहब, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, उन्होंने फरमाया, और वो भी कौमी असम्बली में तहरीरी तौर पर। फरमाते हैं गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान 1 अरब से ज़ायद सूद लिया गया, और 2018 में जब से तब्दीली सरकार हम पर नाजिल है 21 करोड़ रुपए सूद हासिल किया गया। सूद के बारे में अल्लाह और रसूल के बयान सुना करके मैं आपको बिला वजह ड्रैग नहीं करना चाहता, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैं राइटिस्ट हूँ, हालांकि मैं हूँ, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब अल्लाह और रसूल की बात बताए भी आदमी तो उसको ना, जिसको कोई परवाह हो, जिसको सुनना हो। आप तो खुद माशाअल्लाह समझ रहे होंगे आप मैं क्या कह रहा हूँ। पाकिस्तान ने नया मगर गुनाह पुराने वाले। आगे बढ़ते हैं। मुतादिद वज़रा मरियम नवाज को बैरून मुल्क भेजने के मुखालिफ, गोया आप लोग सीट बेल्ट बांध लीजिए। नून लीग वालों से इल्तमास है कि शीरीनी का इंतज़ाम रखें। इसका मतलब है, इस बयान का मतलब है गोया कि टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, और वो भी फैसल वावडा के ज़रिए। और अब जिस तरह से नवाज शरीफ को नहीं छड्डांगा मार देंगा किया जा रहा था, अब इनका नंबर है। मरियम नवाज भी अब वापस जाएंगी। मैं नून लीग को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अवाम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए महंगाई के खिलाफ अपनी एक कैंपेन लॉन्च की है, सलाम सियासत।
बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब को सजा याफ्ता करार दे डाला। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे फिर भी बाहर हैं, आसिफ अली जरदारी पर सिर्फ इल्जामात हैं फिर भी उन्हें पाबंदे सलासिल रखा गया है। फरमाते हैं कि चोर और डाकू के नारों से मसाइल हल नहीं होते। हुजूर ज़रा आपके लिए भी वही मशवरा है, अगर आप कराची की और अंदरून सिंध की खबर ले लें जहाँ लोगों को उनकी ज़िंदगी तो अजीरन है ही, उनकी मौत भी आसान नहीं है, उन्हें अपने जनाजे उठाने के लिए एम्बुलेंसेज नहीं मिल रही, उन्हें ज़ाहिर है कि सड़कें दस्तयाब नहीं हैं। कल मैंने एक तस्वीर भी दिखाई थी, घर में मैंने नहीं बनाई, मैयत को एक पुल के ऊपर रख करके और नहर क्रॉस कराई जा रही थी। और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। जब टाइम मिल जाए, जब आप अर्श मोहल्ला से नीचे आ जाएं, तो फिर ज़रा थोड़ा सा तवज्जो फरमाइएगा। मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। डॉक्टर रमेश कुमार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी फरमाएंगे। और डॉक्टर शाजिया आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। मैं तमाम मौजूदीन को खुशामदीद कहता हूँ और हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर हुकूमत का सब्र आजमाने के लिए रमेश कुमार साहब के पास जाऊँगा। रमेश कुमार साहब, हुजूर वाला, एक ट्वीट की बात है, इमरान खान साहब दाग दें और बता दें कि जी कश्मीरियों के साथ तो हमारे दिल धड़कते ही हैं, लेकिन हमारा दिल, गुर्दा, कलेजी, फेफड़ा, तिल्ली, कोई और चीज़ कराची वालों के लिए भी है, क्योंकि कराची ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान को, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो वोट लेने के लिए कराची याद आता है, लेकिन वोट लेने के बाद फिर वही हाल है जो नवाज शरीफ का था, जो जरदारी का था, जो और किसी का था। तो फिर ये कौन सा नया पाकिस्तान है? ले लीजिए अपना पाकिस्तान। नूरुल आरफीन, हर चीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाती है जब गवर्नमेंट और अपोजिशन, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे के ख़िलाफ़ होती हैं। तो मैं समझता हूं कि होना ये चाहिए, और स्पेशली पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो आप देखें कि मुशर्रफ के बाद हुआ ये है कि प्रोविंसेस में और हुकूमतें और पॉलिटिकल पार्टी की हैं और नेशनल में और हुकूमत पॉलिटिकल पार्टी की है। तो इस वजह से उनको जितनी ज़्यादा आपस में कोऑर्डिनेशन होगी उतना बहुत अच्छा होता है, मगर आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है और एथिक्स की कमी है। आज मैंने ये भी बात की असेंबली में कुछ मेंबरान से, जब स्टूडेंट यूनियन की बात हो रही थी, मैंने कहा हमारे पास सिविक एथिक्स की कमी है, और सिविक एथिक्स की कमी सिर्फ एक जगह पे नहीं, पूरे सोसाइटी में जहाँ पे भी देखें, चाहे आप पार्लियामेंट के अंदर आप देखें, चाहे आप डॉक्टरों में देखें, चाहे वकीलों में देखें, चाहे आप जहाँ पे यूनियन बाजी जहाँ पे रही है, मजदूर यूनियन हो, राइट्स के हवाले से हो, लेडी अथवा हर जगह पे। तो हमें कम से कम इन हवाले से सोचना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है टू सेव द कंट्री। अगर मुल्क को बचाना है तो ये चोर लुटेरों का नारा या नाहल और नालायकों का नारा, ये मैं समझता हूँ रेसिप्रोकली खत्म करना पड़ेगा, रेसिप्रोकली रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जी सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुझे ये बताइए, नहीं तो ये होगा जैसे माजी में होता जाता है। इग्नोरेंट क्यों हैं? 30 लाशें भी इमरान खान साहब की तवज्जो पाने में नाकाम रहे। खान साहब ऐसा कौन सा चांद पे तस्खीर करने के लिए, कोई चांद पे कोई जाने के लिए फवाद चौधरी से कोई खास किस्म के जूते बनवा रहे हैं? फवाद चौधरी को कोई खास असाइनमेंट दी हुई है जो हमारे नॉलेज में नहीं है? क्या ऐसा काम कर रहे हैं? खान साहब कहाँ मसरूफ हैं? नूरुल आरफीन, पता है बात यह है कि हमारे पास पुलिस रिफॉर्म, जुडिशल रिफॉर्म, ये जो क्राइम होते हैं जो शहादत के ऊपर छोड़े जाते हैं, जब हम जजों से भी मिलते हैं, जब हम पुलिस के साथ भी मिलते हैं, पुलिस को पता होता है कि ये बंदा इस चीज़ में, हमें ये लगता है ये इन्वॉल्व है, मगर जब वहाँ पे लेके जाते हैं तो शहादत नहीं मिलती है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं उसके लिए हमें कानून साजी के ऊपर जाना पड़ेगा, और कानून साजी तब होगी जब इन चीज़ों के ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड होंगी, चाहे एहतसाब का मामला हो, चाहे इलेक्शन कमीशन का मामला हो, चाहे पुलिस रिफॉर्म का मामला हो, चाहे जुडिशल रिफॉर्म का मामला हो। अगर इन चीज़ों के ऊपर हम अपनी सारी गलतियों को और सोसाइटी को देखते हुए अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हिस्ट्री दोहराने के लिए नहीं होती है, हिस्ट्री सीखने के लिए होती है, मगर हमारे पास आज तक किसी ने हिस्ट्री से सीखा नहीं। के पास जाना चाहूँगा आपकी इजाज़त के साथ। रमेश कुमार साहब, सेनेटर साहब, हुजूर वाला, ये मुझे बताइए अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मरियम नवाज़ की जामद का भी जो है वो बिगुल सरकारी तौर पर गोया बजा ही दिया, और वो भी और किसी ने नहीं, फैसल द ग्रेट वावडा ने, जो किसी एतबार से भी ग्रेट नहीं है। कैसा लग रहा है हुजूर कि एक मरतबा फिर आप अपनी आंखों के सामने एक और तैयारा उड़ते हुए देखेंगे, और उसके बाद फिर हुकूमती तबलची एक एक कर करके सलावातें सुना रहे होंगे? वो जो मोहल्ले में वो एक लाल बाल वाली आंटी हुआ करती थी,
वो ऐसी ऐसी अल्लाह माफ़ करे वो मुगल्लिज़ात बकती थी कि जो सुन करके मर्दों को भी, कलेजा पत्थर का रखने वाले मर्दों को भी हया है। तो कैसा लगेगा पीटीआई वज़रा उसी कालिब में जी भर के उस प्लेन को कोस रहे होंगे, उस मुल्क के वज़ीर आज़म को कोस रहे होंगे जहां वो जा रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि हाथ में ही कुछ नहीं है। क्या कहेंगे हुजूर? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब को भी जब कोर्ट ने, अदालत ने फैसला दिया कि वो बाहर इलाज करा सकते हैं और उनके जाने का भी मामला है, ECL पे नाम लिखवाने का भी, तो पूरी कैबिनेट में इसी तरह की बहस हुई और ज़्यादातर लोग बकौल इसी तरह के जो आपने नाम लिए वो वज़रा कहते थे कि वो नहीं जाएंगे और इस तरह, और फिर वो गए इलाज के लिए। तो ये लोग खुद ही इसी तरह कहते हैं, इन्हें बाद में समझ आती, जब चले जाते हैं तो देखते हैं तो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि ये इतने सेहतमंद है और ख़ुद अपनी टांगों पे चल के जाएंगे। यानी एक मरीज़ अगर अपनी टांग अपनी कदमों पे चल के बिस्तरे तक भी जाए तो वो उन्हें बुरा लगता है, ये चाहते हैं कि स्ट्रेचर पे जाया जाए और इनके दिल को सुकून मिलता है उसको। और आज आपने देखा कि कैबिनेट के मीटिंग में भी मियां नवाज शरीफ के बाहर इलाज के बारे में बात हुई कि वो वक्त ख़त्म हो रहा है और 10 दिन में आएंगे और ये है और वो है, और वज़रा की ड्यूटी लगाई गई। और फिर प्राइम मिनिस्टर को आज पता लगा कि ये अदालत का कसूर नहीं था, ये उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बिना पे साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा है। और अगर वो ना भेजते तो पाकिस्तान की अवाम, यानी अक्सरियत पाकिस्तान की अवाम ये समझती कि ये बड़े ज़ालिम वज़ीर आज़म है। तो ये एक दफ़ा फिर वही पिक्चर चलाई जा रही है, वही कहानी दोहराई जा रही है, वही अफसाना दोहराया जा रहा है। आप देखें इनकी पंजाब की वज़ीर सेहत जो थी वो दिन में 2 बार मियां नवाज शरीफ की हेल्थ के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी और दोनों जो कमेटी के सरबराह थे डॉक्टर साहबान और MS उनको साथ खड़ा करके हर घंटे अपडेट करती थी। और जब वो चले गए तो उसके बाद किस किस्म की बातें हुई, किस किस्म के एक दूसरे पे इल्ज़ाम थोपा गया कि जनाब उन्होंने छोड़ा, अदालतों ने, हमने नहीं छोड़ा। और आज फिर उसी बात पे वापस आ गए। रमेश कुमार साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये सोच अब इनमें आ रही है कि ये चोर चोर कहने का बयानिया जो है ना, एक दूसरे को चोर डाकू कहने का, इससे पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। और ये एक दफ़ा फिर ये वही बयानिया लेके आ रहे हैं। और ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये कोर्ट ने जब भेजा मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए वफाकी कैबिनेट के पास और हुकूमत के पास, जो कि हुकूमत वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट जो है वो हुकूमत कहलाती है और वही फ़ैसला करती, तो उन्होंने ये लिखा कि वो इलाज के लिए इतने अरसे तक बाहर जाएंगे, लेकिन साथ ही ओब्लिक ये भी लिखा कि उनकी वापसी जो है वो उस सर्टिफिकेट पे, मेडिकल सर्टिफिकेट पे डिपेंड करेगी जो उनका ट्रीटिंग डॉक्टर लिखेगा कि पेशेंट इज़ फिट टू ट्रैवल, इतना जो है वापसी का सफ़र। तो ये चीज़ें अभी हैं, उनका इलाज जारी है। और एक अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। सर हुजूर थोड़ा सा ब्रेक पे पाँव रखने की इस्तदा है। मैं डॉक्टर शाजिया सुमरो के पास जाऊंगा। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैडम आपसे ये पूछना था कि बिलावल भुट्टो साहब ने एक मरतबा फिर हुकूमत के कान खींचने की कोशिश फरमाई है। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम थे, उसके बावजूद उन्हें बाहर भेज दिया गया। आसिफ अली जरदारी पर महज इल्ज़ाम है और वो पाबंदे सलासल हैं। मैडम आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत के हवाले से कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें भी आ रही हैं जो हरगिज़ खुशाइंद नहीं हैं, ताहम हुकूमत अभी तक मखमसे से नहीं निकल पा रही है। आपके ख्याल में हुकूमत दीदा व दानिस्ता डेलिबरेटली यानी डिले कर रही है, उसका खमियाजा क्या महज हुकूमत को भुगतना पड़ेगा या गोया खुदा न खास्ता कोई और भी है जो इस एक मामले में फरीक है? देखें नूरुल आफरीन, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर खुद से ही एक शो कर लेना तो आपको किसी गेस्ट की जरूरत नहीं होगी। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा शो करते हैं। दूसरी बात, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है वो आप खुद देखें कि कितने दिन हो गए हैं। सिर्फ एक महज इल्जाम के तहत आसिफ अली जरदारी साहब को जेल में रखा गया और फिर उनको जो हॉस्पिटल में भी लाया गया। तो उन जो मेडिकल बोर्ड बनाने की हमने एप्लीकेशन दी हुई है उस पर या हम बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस पर कोई भी ना तो बात की जा रही है उस चीज को। वाकई आप सही कह रहे हैं कि डिले किया जा रहा है। क्यों डिले किया जा रहा है, किस बात पे डिले किया जा रहा है,
ये तो मुझे लगता है कि जो पर्सनल एक रिवेंज होता है वो लेने की कोशिश की जा रही है। आप मुझे ये बता दें कि आसिफ अली जरदारी साहब क्या बीमार नहीं है, क्या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या जो प्रिम्स की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है, क्या उन पे इनको ट्रस्ट नहीं है? इनको तो अपनी जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ पंजाब की हैं उनके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं था। इनको तो ये भी नहीं पता था कि प्लेटिलेट्स होते क्या हैं, और ये शौकत खानम हॉस्पिटल चला रहे, और इनको ये नहीं पता होता कि एक बीमार शख्स जो है उसके साथ किस तरह से डील किया जा सकता है। ह्यूमन राइट्स की कॉन्फ्रेंस पे तो स्पीच कर लेते हैं, लेकिन इनको ह्यूमन राइट्स की स्पेलिंग भी नहीं पता होगी, और मुझे नहीं पता कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है, इनको ये भी पता होगी। मैडम आपसे जिमनी सवाल अगर आप इजाजत दें तो मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं देखें, मैं बात कंप्लीट कर लूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सही बात की है कि सिर्फ चोर डाकू कहने से हुकूमतें नहीं चलती हैं। अब आपने अपना काम करके दिखाना है, जो आपसे होगा नहीं, ना आप कर सकेंगे। आपको अभी तक यही लगता है कि आप कंटेनर पे खड़े हुए हैं, आप जब कंटेनर से उतरेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। इन बेचारों को तो कुछ पता चलना ही नहीं है, इनको तो अपने प्राइम मिनिस्टर होने का टीवी पर पता चल रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर हो गए। इसी तरह से सारी बातों का पता इनको तब चलेगा या तो मीडिया के थ्रू पता चलेगा, या कोई जाकर इनकी कान में बोल देगा, तो फिर इनको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। इसलिए इनको कुछ भी कहने की या समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी आंखें कान बंद करके रखे हुए हैं इन्होंने। सिर्फ इनकी जबान चलती है, वो भी जो इनको स्क्रिप्ट मिलता है उसके बेस पे ये लोग बोलते हैं। राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है, यहाँ ब्रेक पर जाना पड़ रहा है मुझे, लेकिन ब्रेक से जैसे ही वापस आते हैं अल्लाह ताला फिर एक और ज़िमनी सवाल जो मैंने कहा था कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा हमारे साथ रहिएगा। मैं फिर ब्रेक से वापस आता हूँ तो आपसे कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन, बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। रमेश कुमार साहब, सदर मुअज़्ज़म की फरमाइश है, बल्कि ख्वाहिश है कि एहतसाब बड़े और ताकतवर आदमी से शुरू होना चाहिए। आपके ख्याल में फिर इन्हीं से नहीं शुरू किया जाए, घुमा दिया जाए डंडा? क्या कहते हैं सर आप? एक मिसाल हो जाएगी सेट कि वाकई ये वही रियासत मदीना है कि जिसके ख्वाब हमें दिखाए गए थे। पार्लियामेंट हमला केस में इस्तिस्ना तो मेरा ख्याल है कि फिर छोड़ने वाले हैं सदर मुअज़्ज़म। क्या कहेंगे हुजूर? देखिए, जो कानून बना हुआ है उस कानून को फॉलो करना चाहिए। कुछ ऐसे केसेस हैं जिस केसेस के हवाले से कोई भी बड़ा हो और जिसको किसी भी तरीके से कोई रियायत नहीं मिल जाए, इंडेमनिटी की बिल्कुल बात आती है, और इंडेमनिटी सिर्फ यहाँ पे नहीं है, दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बात आती है। मगर इंडेमनिटी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी, बिला किसी तफरीक, ये हमें चीज़ें ये शो होनी चाहिए ग्राउंड लेवल के ऊपर, और उसके लिए इदारों को मुतहरिक होना पड़ेगा। मैं समझता हूँ माजी के अंदर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी, नैब को अगर उस तरीके से नहीं किया, रिफॉर्म नहीं किया, एहतसाबी अदालतों को रिफॉर्म नहीं किया, तो आज वो भुगत रहे हैं। अगर PMLN आई तो उसने नहीं किया, वो भुगत रहे हैं। इनके हवाले से मैं समझता हूँ कि जुडिशल रिफॉर्म, एहतसाब के हवाले से नैब का रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, क्राइम कैसे कम हो, वाइट क्राइम कैसे कम हो, चेक एंड बैलेंस कैसे कम हो, ऑडिटर रिपोर्ट अगर ऑडिटर जनरल की आए, हुकूमत के पास करने के लिए काम बहुत है। अगर पहले सिर्फ इसी बात पे तवज्जो दे दी जाए कि बात कैसे करनी है, तो शायद मेरा ख्याल है कि पहला मरहला हम हल कर पाएंगे। सर, आपसे ब्रेक लगाने की इस्तदा है, मैं जाऊँगा नून लीग की तरफ। हुजूर वाला, ये कुछ अजीब सी खबर मेरा सब्र आजमा रही है। नून लीग ने ऑरेंज ट्रेन का फ़र्ज़ी इफ्तिताह फरमा दिया, खुशी में गुब्बारे फ़िज़ा में छोड़े गए। हुजूर ख़ास किस्म के गुब्बारों से खेलने के लिए ख़ास उम्रें हुआ करती हैं, ये किस किस्म के गुब्बारे थे जो इस उम्र में आकर के आप चौक चौराहों पे छोड़ रहे थे? ये क्या लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है ये? देखिए, पहले तो लाहौर के शहरियों को मुबारकबाद हो कि वो ऑरेंज ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई है। वो पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने 70% जो है वो डेरा गुजरा से लेके और लक्ष्मी चौक तक थोड़ा सा मुझे ये मेरी मालूमात में इजाफा फरमाइएगा। ये इफ्तिताह अगर गुब्बारे इसलिए कि ये अपोजिशन का,
देखिए, है तो हुकूमत का ही, लेकिन जिसका क्रेडिट है उसको देना चाहिए। हम आज नई हुकूमत में हैं, साल 1.5 साल हो गए हैं, लेकिन देखिए हमारे लगाए हुए जो दरख्त हैं वो आज फल दे रहे हैं, और उससे आवाम को साया भी मिल रहा है और फल भी मिल रहा है, और उनकी सेहत भी ठीक हो रही है। ट्रांसपोर्ट का कल्चर बदल दिया हमने। आप देखें ना कि ये वो चीज़ है जिसके बारे में 2 साल जब हमने पहली ईंट लगी थी, उसी वक्त से तहरीक इंसाफ और इनके जो लोग हैं वो कोर्ट्स में जाके स्टे ऑर्डर ले लेते थे, और इसे 2 साल तक रोका गया। अब वही चीज़ जो है आ रही है। ये 2 साल लाहौर के शहरियों को सज़ा दी गई है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उन्होंने वोट दिया है। ये शहरियों को सज़ा ना दिया करें, आवाम को सज़ा ना दिया करें, बल्कि अपनी कारकर्दगी हमसे ज़्यादा 2 कदम आगे बढ़ कर करें, ताकि लोगों को पता लगे कि ये सांप गुजर जाता है, ये लकीर को पीटते रहते हैं, और उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ना आवाम को, ना मुल्क को, ना। क्योंकि देखिए लीडरशिप जो होती है ना, वो ट्रेंड सेट करती है काम का और अवामी फ़ायदे के प्रोजेक्ट्स का। वो कहते हैं ना, फिश रॉट्स डाउन द हेड। ये कहते हैं मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, और बाबा टीम की बात नहीं होती, टीम का मैनेजर होता है, टीम का कप्तान होता है, पार्टी का लीडर होता है जो विजन देता है और जो उसको लेके अपनी टीम को इन्फ्यूज़ करता है। वो क्या कहते हैं, जोश और जज्बा कि इसको इस तरह लेके जाना है। तो जैसे मैंने कहा, फिश रॉट्स डाउन द हेड। तो लीडरशिप अगर ठीक हो, और अगर वो अपने दिमाग से ये जो कल्चर है बुग़्ज़ का और नफ़रत का, और ये जो कंटेनर पे चढ़ के जो कौम को जो सबक दिया गया है, उससे कौमें तरक्की नहीं करती, वो पीछे जाती हैं, और उससे तलखियाँ बढ़ती हैं, ना कि कोई तरक्की की तरफ जाए। तो इन्हें अपना ये ट्रेंड छोड़ना पड़ेगा, और जो एहतसाब और चोर चोर कहते हैं वो उनको अपना काम करने दें। तो ये डीजी नैब का या चेयरमैन का काम नहीं है कि वो नैब की कारकर्दगी बताएं, बल्कि उनके काम बोलने चाहिए, उनके केसेस बोलने चाहिए। जो सुपीरियर कोर्ट्स में जाएं तो वहाँ फिर उन्हें ये ना कहना पड़े कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। सर थोड़ा सा तवक्को फरमाइएगा, ये जो है मेलाफाइड इंटेंशन है। मैडम शाजिया, आप मेरे साथ हैं? शाजिया साहिबा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी मैं सुन रही हूँ। मैडम, डॉक्टर असद अशरफ का कहना है कि चेयरमैन नैब या डीजी नैब के फैसलों को बोलना चाहिए। ये मुझे बताइए, चेयरमैन नैब का मैं एक बयान पढ़ रहा था, सुन रहा था। चेयरमैन नैब ने फरमाया कि किसी ने कभी सोचा था कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बिहाइंड बार्स होंगे, किसी ने कभी सोचा था कि मुल्क के 2 साबिक़ वज़राए आज़म जो हैं उन पर केसेस चलेंगे। इसका मतलब है कि एक ये अच्छी रिवायत सेट हो रही है कि अगर कोई बड़े से बड़ा आदमी भी है तो कम से कम उसके ऊपर ट्रायल हो रहा है। अब वो ट्रायल किस हद तक होता है जेन्युइन, वो तो एक आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको इसमें कुछ कबाहत नज़र आती है जो चेयरमैन नैब ने फरमाया? देखिए सिद्दीकी साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि चेयरमैन नैब ने जो बात की है, उन्होंने पहले भी एक मेरे ख्याल में स्टेटमेंट दी थी कि हवाओं का रुख बदल रहा है। मुझे लगता है वो हवाएं जो है वो यू टर्न ले चुकी हैं। वो हवाओं का रुख कहाँ है मुझे नहीं पता, उनको ज्यादा पता होगा। दूसरी बात यह है कि अगर जो चीज उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के लिए कहा है या दूसरे लोगों के लिए उन्होंने कहा है, तो वो स्टेटमेंट उनकी प्रूफ तब होगी बड़े बड़े लोगों वाली, जब जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं जिनके रेफरेंसेस रेडी हैं वो जब सामने आएंगे और वो जब जेलों की हवा खाएंगे, तब हमें लगेगा कि इनकी स्टेटमेंट में कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट थी और उन्होंने प्रूफ करके दिखा दी कि हाँ भाई हवाओं का रुख बदल रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी सिर्फ स्टेटमेंट पे हम कोई बात नहीं कर सकते, जब वो प्रूफ करेंगे तब हम भी बात करेंगे। राइट मैडम, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, जावेद चौधरी साहब के खिलाफ अगर कोई मुकदमा आप करना चाहें तो सर फबेहा, मैं तो मासूम सा आदमी हूँ। किंग आर्थर नामी एक आर्टिकल में वो फरमाते हैं, इमरान खान जैसे अजीम लीडर को हम लोग डिज़र्व नहीं करते, हम लोग उनके लायक ही नहीं, लेकिन इस एतराफ़ के बावजूद भी ये हकीकत है कि ये हुकूमत चलती नज़र नहीं आ रही। इसके सारे वार्नर ब्रॉस भी अब थक गए हैं, लेकिन ये बेचारे अब कुछ नहीं कर पा रहे, उनकी टांगें हुकूमत के साथ बंद गई हैं। हुकूमत बैठती है तो ये भी बैठ जाएंगे, लिहाजा ये उसे हर कीमत पर चलाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत है कि उसने ना चलने की कसम उठा रखी है। ताहम ये तय है कि यह हुकूमत किंग आर्थर ही है और इस किंग आर्थर ने नहीं चलना, ये तो उतरे ही उतरे।
हुजूर ये बात तो मैं 3 महीने पहले कह चुका हूं। जावेद चौधरी साहब को इतनी लेट पता चला, मतलब इस्लामाबाद में रहकर भी इतनी सुन फ्लाइट। नूरुल आरफीन, 18 साल से ये चौथी गवर्नमेंट है जिसको मैं देख रहा हूँ, जिस गवर्नमेंटों का मैं हिस्सा रहा हूँ। जब भी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, ये तज्जिया निगार, ये एनालिस्ट, ये पॉलिटिकल पार्टीज़, यही क्या सारा यहाँ होती जाती रहती हैं। मगर 2002 से आज तक मैंने देखा है कि 5 साल गवर्नमेंट ऐसे ही हुकूमतें पूरा करती हैं। मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी का तसलसल चलता रहे और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात के बजाय हम इदारों को ऐसे इंडिपेंडेंट बनाएं कि कभी भी इलेक्शन हो, इलेक्शन का एक सिस्टम जब आ जाए सर, तो जैसे इंडिया के अंदर इलेक्शन सर, ये मेरा चौथा सवाल है जिसके जवाब में आपने वही जवाब दिया है जो आप इस वक्त दे रहे हैं कि इदारे मजबूत करें, इदारे मजबूत करें। सर, मैं आपके सीधी तरफ से आऊं तो भी आपने मुझे वैसे ही देखना है, मैं उल्टी तरफ से आऊं तब भी आपने मुझे वैसे ही देखना है, मैं छत फाड़ करके गिरूं तब भी आपने मुझे वही जवाब देना है, मैं ज़मीन फाड़ करके टार्जन की तरह बाहर आ जाऊं तब भी आपने मुझे वैसे ही ट्रीट करना है। हुजूर, मतलब कुछ प्रोटोकॉल भी होता है, मतलब कोई डेकोरम भी होता है। आप मुझे कम से कम इस लायक तो समझें कि कोई जवाब दे। गज़ब खुदा का, मतलब सर मैं तो थक गया हूँ, आपसे सवाल क्या करूँ। आपसे मैं आपका नाम पूछता हूँ, आप मुझे शनाख्ती कार्ड नंबर बता रहे हैं। आप जैसा आदमी भी अगर बात करते हुए मतलब तोलेगा और फिर नहीं बोलेगा तो फिर मैं किसके पास जाऊँ हुजूर वाला। आप तो सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन लोगों में से हैं। मतलब आप भी इदारे अगर करते रहें। सर, इदारों ने परफॉर्म करना है या हुकूमत ने परफॉर्म कराना है? एक बात मुझे बताएं, ये जो हुकूमती वुज़रा हैं, किसी हुकूमत में फैसल वाडा जैसे लोग वजीर बन सकते हैं? किसी मुअज़्ज़म माशरे में शहरियार आफरीदी जैसे लोग वजीर बन सकते हैं? और दीगर नाम में लूंगा तो जरा मामला गड़बड़ेशन का शिकार हो जाएंगे। शेख रशीद वजीर जो ट्रेन के वजीर असिस्टेंट भी बन सकते थे। ये उस सवाले से पता है क्या है सर, हुकूमत किस मैदान में, किस शोबे में परफॉर्म कर रही है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। हर पॉलिटिकल पार्टीज का वतीरा रहा है, वो अभी भी चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि पिक एंड चूज, मेरिट, राइट पर्सन एट राइट जॉब, ये माजी से लेके आज तक मैंने नहीं देखा है। अगर ये जब चीजें हो जाएंगी राइट पर्सन एट राइट जॉब, आज तक अगर आपने आज भी इस गवर्नमेंट में भी अगर आपने ये नहीं देखा है तो इसका मतलब है में भी चलता रहा है, ये भी कहीं चलता जाएगा। नहीं हुई। इस वजह से ये क्या साराइयां होती हैं, इस वजह से सिस्टम कंप्रोमाइज होता है कि तज्जिया निगारों को, एंकर्स को, अपोजिशन को मौका मिलता है। अब उसके लिए होना ये चाहिए कि हमने, जब मेरी भी पीटीआई में ज्वाइनिंग हो रही थी तब भी खान साहब का यही था कि राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, ये थ्योरी चलेगी। अगर और नया पाकिस्तान तब बनेगा। नया पाकिस्तान बनाने के लिए, सही डिसीजन सही टाइम पे करने के लिए, पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए हमें उसी माजी के सिस्टम से निकलना पड़ेगा कि हम पिक एंड चूज के ऊपर नहीं जाएंगे, हम मेरिट के ऊपर जाएंगे, हम इदारों का एहतराम करेंगे, हम एहतसाब के लिए खुद अपने आप को पेश करेंगे। कुछ हमें प्रेसिडेंट बनाने थे, क्राइम जो करेगा उसको जाके हम हुकूमत, स्टेट जो है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, स्टेट केस दाखिल कराएगी, स्टेट उसको इंसाफ दिलाएगी। ये चीजें हैं जो हमें पाकिस्तान के अंदर सेट करनी थी। सर, थोड़ा सा बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, हमें सेट करनी थी, लेकिन आपके लहजे से छलकती हुई मायूसी को भी मैं क्या कहूँ हुजूर वाला कि हुकूमत में रहकर के भी आप मायूस ही हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा, एक छोटा सा इक़्तिबास डिफेंड करने में चली जाती है। एक छोटा सा इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश करूंगा डॉक्टर रमेश कुमार, डॉक्टर असद अशरफ और डॉक्टर शाजिया साहिबा। उसके बाद फिर प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। एक और मौसूफ है तल्ख नवाई के नाम से, मोहम्मद इजहारुल हक साहब। उन्होंने लिखा, हमारी बागें बैरून मुल्क ही रहीं और आज भी बैरून मुल्क ही हैं। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग या फिर तहरीक इंसाफ, पाकिस्तानी खुद मुख्तार नहीं हुए। भला पूछिए ज़रा ये फैसला कहाँ हुआ कि 18 बरस तक IMF की मुलाजमत करने वाला शख्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर तैनात होगा। अगर आप इस जोम में हैं कि यह फैसला शायराए दस्तूर पर हुआ या फिर कराची और लाहौर में, तो अपनी मालूमात पर नजर सानी कीजिए हुजूर। अभी हम इतने आज़ाद भी नहीं हुए कि ऐसे फैसले खुद हमारे मुल्क में किए जाने लगे। हम में से हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक भीख मांगता है। कोई साबिक सदर है तो किसी बादशाह से लाखों डॉलर लेता है ताकि लंदन और दुबई में रहायशगाहें खरीद सके। बताता चलूं, जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में बात हो रही है। कोई साबिक वजीर आजम है तो किसी दूसरी बादशाह से जहाज मांगकर लंदन का सफर करता है। न जाने किसकी बात हो रही है। डॉक्टर असद अशरफ साहब जरा सोचिए तो। और कोई हुक्मरान है तो किसी शहजादे के तैयारे में बैठकर न्यूयॉर्क जाता है। ये सब
हमारी इज्जत नफ्स की ही तो मिसालें हैं। मेरा ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब को मुखातिब किया गया है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ। अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों उनकी हमारी शो में शिरकत पर मैं एक मरतबा फिर खराज अक़ीदत पेश करते हुए साइन ऑफ करता हूँ। कल इंशाअल्लाह ताला बशरत ज़िंदगी फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।